हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हिस्ट्री की सीरीज को हम पूरा कंटिन्यू करेंगे और उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग पूरा डिटेल से कवर करेंगे। पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद एशियंट और मिडल को भी कवर करेंगे, फिर आगे चल करके हम वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। पूरा डिटेल से कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वह है भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक, भारत में यूरोपियों का आगमन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कन्फर्म स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर विद्यार्थियों में ये बड़ा विवाद रहता है कि आखिर हम कहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत माने, कहाँ से हम माने कि यहाँ से मिडल हिस्ट्री समाप्त हुआ और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई है। तो आपको हम 3-4 डेट का रेफरेंस दे रहे हैं और उसको स्पष्ट भी कर दे रहे हैं कि किस आधार पे इस डेट को माना जाता है। मान लीजिए कि हम एक मान ले रहे हैं 1707। पहली घटना है 1707, दूसरी घटना हम देखेंगे तो 1757, तीसरी घटना मानेंगे 1761 और चौथी घटना में मान ले रहा हूँ कि 1857। ठीक, ये 4 महत्वपूर्ण डेट माना जाता है। अमूमन हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से जो है या आप कोई भी डेट ले सकते हैं। लेकिन देखिए, डेट लेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस आधार पे जो है ये कहा जा रहा है। ठीक, अगर हम 1707 की बात करें न, तो आपको याद होगा कि 1707 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1707 में आप देखेंगे तो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी और यह अंतिम मुगल शासक था, अंतिम मुगल बादशाह था जिसके समय मुगलिया हुकूमत जो थी अपने चरम पर थी। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही कहा जाता है कि पूरा मुगल एम्पायर जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे यह कारण माना जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुगल बादशाह अकबर से लेकर के औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य उत्तरोत्तर रूप से विकास करता रहा, वृद्धि करता रहा। अकबर ने, आप देखा था कि अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए और हिंदुओं खासकर राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने सुलह-ए-कुल की नीति लागू की थी। और इसी नीति के माध्यम से जो है अकबर ने अपने राज्य को मजबूत बनाया था, अपने राज्य का विस्तार किया था। क्योंकि राजपूत वो लड़ाकी जाति थी उत्तर भारत में कि जिसके बिना किसी साम्राज्य को स्थापित करना नामुमकिन सा था। और अकबर इसमें माहिर था। उसने क्या किया कि राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने सुलह-ए-कुल की नीति लागू की। और आगे चल करके अकबर के अलावा जहांगीर, शाहजहां तक जो है वह नीति चलती रही। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति चलती रही, लेकिन औरंगजेब ने अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति को पूरी तरीके से उसने पलट दिया। और उसकी जो पॉलिसी रही, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, यानी कि काफिरों के देश को इस्लाम का देश बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। जिस वजह से वह राजपूतों का समर्थन प्राप्त करने में, वह राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने से वंचित रह गया। और यही वजह है कि मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा एम्पायर जो था वह औरंगजेब के समय था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है तो वहाँ पर पूरा मुगल साम्राज्य जो होता है वो ताश के पत्रों की तरह ढह जाता है। यानी कि औरंगजेब के मृत्यु के महज 3 दशक बाद ही मुगल साम्राज्य सिमट करके सिर्फ दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों तक रह जाता है। अब इसके बाद तो 1707, आप जानते हैं कि इतिहास का मतलब होता है परिवर्तन। इतिहास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। चाहे परिवर्तन भी कई तरह का होता है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, इसके अलावा धार्मिक परिवर्तन, प्रशासनिक और राजनीतिक परिवर्तन। ठीक, तो तमाम तरह के परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मुगल हिस्टोरियंस हैं, जितने भी मुगल इतिहासकार हैं, उनका मानना है चूँकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल मतलब कि मेडवल यहाँ से समाप्त होता है और यहाँ से मॉडर्न की शुरुआत होती है। क्योंकि भारत में जो एक केंद्रीकृत
जो एक केंद्रीय सत्ता थी, उस केंद्रीय सत्ता का विघटन जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद हो गया और भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना प्रारंभ हो गया। तो जितने भी मुगल हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि यहाँ से जो है मिडवल की शुरुआत होती है। तो आप इसको जानते रहिएगा कि अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से मानते हैं तो किसके अनुसार मानते हैं? मुगल हिस्टोरियंस के अनुसार ना, मुगल इतिहासकार के अनुसार आप मान सकते हैं कि 1707 से मिडवल की समाप्ति होती है और मॉडर्न की शुरुआत होती है। इसके अलावा 1757, ठीक, 1757, अब हम थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर ले रहे हैं। आप जानते हैं कि 1757 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 1757 में आप देखेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी का युद्ध मध्यकालीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। मध्यकालीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। हालांकि यह युद्ध जो था एक प्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया युद्ध नहीं था, यह युद्ध एक महज षड्यंत्र था और जिसके आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इस षड्यंत्र में सफल हुई और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। चूँकि प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जिसकी स्थापना जो है 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई थी, 1608 ईस्वी में वह कंपनी मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आई थी। उस कंपनी ने लगभग 150 वर्षों तक उसने जो है भारत में सिर्फ व्यापार किया, लेकिन व्यापार के साथ साथ उसने भारत की हर स्थिति परिस्थिति पर नज़र रखा और बारीकी से उसने अध्ययन किया और उसने पाया कि यहाँ पर शासन करना बहुत आसान है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम जब तक शासन नहीं करेंगे तब तक हम अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तब तक हम बहुत ज़्यादा लाभ नहीं कमा सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक लाभ कमाने के लिए उसने अपना प्रशासनिक तंत्र भी स्थापित करने का प्रयास किया और फलस्वरूप उसका पहला प्रयास जो रहा वह 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को मत दिया, पराजित हुआ। और हालांकि पराजय कैसी हुई इस पे पूरा डिटेल से बाद में चर्चा होगा। हालांकि यह महज एक जो है ये एक ऐसा युद्ध था जिसने तो जितने भी ब्रिटिश इतिहासकार हैं, जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उनका मानना है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने आगे चलकर भारत में लगभग 100 वर्षों तक भारत में पूरे भारत पर जो है उसने हुकूमत किया, 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक शुरुआत जो हुई थी वह प्लासी के युद्ध से हुई थी। तो इसलिए ब्रिटिश हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही प्लासी का युद्ध जो है वह मध्यकालीन इतिहास की समाप्ति और आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक डेट और देख लेते हैं, 1761 आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा। 1761 में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी थी, पानीपत का तृतीय युद्ध। आप जानते हैं कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध भी एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जिसने एक साम्राज्य को पतन कर दूसरे साम्राज्य को स्थापित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध ने, आपको याद होगा कि पेशवाओं के नेतृत्व में मराठे भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। प्रारंभिक जो 3 पेशवा हुए, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम यानी कि 1720 से 1740 और बाजीराव 1740 से 1761। तो प्रारंभिक 3 पेशवाओं के नेतृत्व में मराठे भारत के सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे और इतिहासकार यह कयास लगाने से नहीं चूकते थे कि अब मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में भारत पर शासन कौन करेगा? मराठे शासन करेंगे, भारत पर मराठे शासन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानों और मराठों के बीच होता है। अफगान सेनानायक था अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था और मराठी अफगानिस्तान और विभिन्न मराठों में पानीपत के मैदान में 1761 ईस्वी में 14 जनवरी 1761
1761 के दिन पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध ने मराठों की प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया। इतिहासकार सरदेसाई लिखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्धारित नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्धारित कर दिया कि अब मराठे भारत पर शासन नहीं करेंगे, मराठे भारत पर शासन नहीं करेंगे। तो मराठा हिस्टोरियंस जो हैं, चाहे आदिनाथ सरकार की बात हो या अन्य जो मराठा हिस्टोरियंस हैं, उनका मानना है कि चूँकि 1761 में मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक, मराठा संघ का पतन हुआ, यानी कि हालांकि ऐसा नहीं है कि मराठे खत समाप्त हो गए, मराठे तो समाप्त एकदम जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में होते हैं, 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। लेकिन ये है कि जो मराठों का भारत पर शासन करने का सपना था वो टूट गया। तो मराठा हिस्टोरियंस का मानना है कि यहाँ से मेडुअल की समाप्ति होती है और मॉडर्न की शुरुआत होती है। और वहीं पर अगर आप नेक्स्ट डेट देखेंगे तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 में आप देखेंगे तो भारत ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 सालों में भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरीके का शोषण किया, जिस वजह से अब देखेंगे तो 1857 100 सालों में जो है भारत की जनता ने बगावत किया, जिसे इतिहास में 1857 के स्वतंत्रता समर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस पर हम बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ये जो टॉपिक आएगा तब वहाँ पे डिबेट होगा। तो इसलिए जो है जो भारतीय इतिहासकार हैं, इंडियन हिस्टोरियंस हैं, उनका मानना है, ठीक, खासकर जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, नेशनल हिस्टोरियंस का मानना है कि यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, यानी कि मेडुअल की समाप्ति होती है और मॉडर्न की शुरुआत होती है। तो ये डेट बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए इस डेट को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक। अब चूँकि हम बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का, जो पहला टॉपिक होगा वह भारत में यूरोपियों का आगमन, नहीं, भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक। ऐसा नहीं है कि भारत और यूरोप के मध्य सिर्फ आधुनिक भारत में ही व्यापारिक संबंध कायम हुए, नहीं, ट्रेड रिलेशंस कायम हुए। इससे पहले प्राचीन काल से ही देखेंगे तो भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध थे। आपने देखा कि खासकर जो है पूर्वी यूरोप से लेकर के पश्चिम एशिया तक फैला हुआ जो रोमन एम्पायर था, जिसने हजारों वर्षों तक जो है शासन किया, तो रोमन एम्पायर के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। आपको याद होगा कि इतिहासकार प्लिनी ने दुख व्यक्त किया था कि किस तरीके से प्राचीन भारत में भारत का रोम का सारा धन जो था वो भारत की तरफ पलायन हो रहा है, रोम का सारा धन भारत की तरफ पलायन हो रहा है। और इस पर जो है उसने अपना दुख व्यक्त किया था कि इस तरह से अगर चलता रहा तो एक दिन सारा का सारा रोम का जो धन धान्य वैभव है सब समाप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे खासकर कुषाणों के समय आप देखेंगे, कुषाण और गुप्त के समय बड़े पैमाने पर जो है उसके साथ रोमन एम्पायर के साथ व्यापारिक संबंध कायम थे, ठीक। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ, चूँकि लगभग 487 ईस्वी के आते आते जो है जो रोमन एम्पायर था, ठीक, रोमन साम्राज्य का भी लगभग विघटन हो गया, नहीं, रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो रोमन साम्राज्य की अगर आप बात करेंगे तो आप मैप में देखिएगा कि रोमन साम्राज्य पूर्वी यूरोप से लेकर के पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था। जब रोमन साम्राज्य देखेंगे तो लगभग 487 ईस्वी के आसपास जब रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, नहीं, मान ले रहे हैं हम ये रोमन एम्पायर है, ठीक है, ये आपका रोमन साम्राज्य है, ठीक, रोमन साम्राज्य है। जब रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो रोमन साम्राज्य दो भागों में बढ़ गया। एक हो गया आपका पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और दूसरा हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य। अब अगर आप पश्चिमी रोमन साम्राज्य की बात करेंगे तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो थी वो रोम थी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी।
पूरी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर लगातार जो है जर्मन आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण होता रहता था, इसलिए पूरी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। पूरी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन अभी भी पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो है वह लगभग हजारों सालों तक, पश्चिमी रोमन साम्राज्य हजारों सालों तक जो है वह शासन करता रहा। और चूँकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य में देखेंगे तो आज का जो तुर्की वाला क्षेत्र है, आज का तुर्की आप जानते हैं कि तुर्की जो है एशिया और यूरोप के मध्य एक तरीके से देखेंगे तो व्यापार के मार्ग का वो एक तरीके का स्थलीय रूट है, जहाँ से तुर्की से होकर के एशिया और यूरोप के साथ व्यापारिक आदान प्रदान होता था। ठीक है, जो यूरोपीय मर्चेंट थे वो एशिया और यूरोप के साथ उसी रूट से आते थे, स्थलीय जो रूट था वही था। इसके बाद आप देखेंगे तो चूँकि आप जानते हैं कि लगभग 7वीं सदी में आप देखेंगे इस्लाम अस्तित्व में आता है। और इस्लाम के अस्तित्व आने के बाद चूँकि आप जानते हैं कि अरब क्षेत्र में इस्लाम का उदय हुआ था। चूँकि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा सा विश्व इतिहास की भी समझ होनी चाहिए। अगर आपको विश्व इतिहास की समझ नहीं होगी तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पर बेहतर समझ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत में लगभग जो है भारत पर 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हुकूमत किया, और ब्रिटिशर्स कहाँ के थे? यूरोप के थे, नहीं यूरोप के थे। इसलिए जो है विश्व इतिहास की भी थोड़ी सी समझ हमको होनी चाहिए। ठीक, अब चूँकि 7वीं सदी में इस्लाम अस्तित्व में आया, और इस्लाम देखते ही देखते आप देखेंगे महज 100 सालों के अंदर ही, महज 1 शताब्दी के भीतर ही इस्लाम पूरा का पूरा अरब क्षेत्र में फैल गया। अब जब इस्लाम पूरा अरब क्षेत्र में फैल गया, चूँकि अरब में पूरा का पूरा जो ट्राइबल्स थे और जो कहीं न कहीं जो है मूर्ति पूजक थे, ट्राइबल थे, जनजाति थे, मूर्ति पूजक थे, जिनमें ज़्यादातर जो ट्राइबल थे वो बेदुइन जनजाति थी बेदुइन जनजाति थी। और मोहम्मद साहब पैगम्बर के द्वारा जो 7वीं सदी में इस्लाम की नींव डाली गई, दुनिया में एक नया पंथ अस्तित्व में आया, वह एक्चुअली में मोनोथिज्म की बात करता था। मोनोथिज्म यानी एकेश्वर की बात करता था, और मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे, यानी मूर्ति पूजा का उसमें इस्लाम में मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो धीरे धीरे इस्लाम ने 7वीं सदी में क्या किया, लगभग महज 1 सदी के अंदर ही उसने पूरे अरब क्षेत्र में इस्लाम फैल गया। और देखते ही देखते इस्लाम जो है उधर पूरा उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। उत्तरी अफ्रीका से होते हुए पूर्वी यूरोप तक इस्लाम दस्तक दे गया, और इसके बाद पूर्वी यूरोप से लेकर के धीरे धीरे 712 ईस्वी तक आते आते जो है, यानी कि 8वीं सदी के पूर्वार्ध में आप देखेंगे लगभग 712 ईस्वी में अरब जो थे वो भारत पर भी दस्तक देने लगे। यानी कि भारत का जो सिंध, ठीक, हालांकि सिंध आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उस समय सिंध भारत का ही भूभाग था। ठीक, और सिंध पर राजा दाहिर शासन कर रहा था, तो सिंध पर जो है अरब का दस्तक हो गया। और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सिंध को जीतने में सफल रहे। ठीक, अब 7वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक पूरे विश्व में इस्लाम छाया रहा। 1453 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों ने 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुस्तुनतुनिया यानी कि आज का जो तुर्की वाला क्षेत्र है, ठीक, कुस्तुनतुनिया पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब जब उस कुस्तुनतुनिया पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो आप जानते हैं, तो चूँकि जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर कंट्रोल कर लिया तो पूरे जो है हिंद महासागर के व्यापार पर या एशिया के व्यापार पर अब जो है अरबों का आधिपत्य स्थापित हो गया। पूरा हिंद महासागर, या यूँ कह सकते हैं कि पूरा एशिया के व्यापार पर अरबों का आधिपत्य हो गया। ठीक, इससे पहले क्या था कि एशिया के व्यापार जो है वह अरबों का आधिपत्य था, और यूरोप के व्यापार पर वेनिस के व्यापारियों का आधिपत्य था। वेनिस इटली का एक शहर है, वेनिस के व्यापारियों का आधिपत्य था। अब अगर आप यूरोप देखेंगे तो यूरोप का आप थोड़ा सा देखिए, इतिहास को अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित करता है तो ज्योग्राफी प्रभावित करता है ना, भूगोल इतिहास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अब अगर आप यूरोप की ज्योग्राफिकल स्थिति देखेंगे, भौगोलिक स्थिति देखेंगे, तो आपको एशिया से बड़ी अलग भौगोलिक स्थिति आपको यूरोप की देखने को मिलेगी। ठीक,
यूरोप को देखने को मिलेगी। अब चूंकि यूरोप की भौगोलिक स्थिति कुछ इस कदर है कि वहाँ पर लगभग जो है 8 महीने कड़ाके की, ज़्यादातर देशों में 8 महीने कड़ाके की ठंडी पड़ती है। अब ज़्यादातर कड़ाके की ठंडी पड़ती है तब वहाँ पर ऐसी ठंडी जो बर्फ़ जमा देने वाली ठंडी हो, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि खेती करने के चांसेस बहुत कम थे। अब जब खेती करने के चांस बहुत कम थे तो जीवन को सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए, तो वो लोग मांस पर डिपेंड होते थे। वो लोग किस पर डिपेंड होते थे? मांस पर डिपेंड होते थे। अब मांस पर डिपेंड होने के कारण चूँकि आप देखेंगे तो जो गरम मसाला था, स्पाइस, गरम मसाला दक्षिण भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया न, या यूँ कह सकते हैं कि भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया से गरम मसाला यूरोप जाता था। ठीक, आपको याद होगा कि काली मिर्च, जिसे प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य में यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था। यवन प्रिय, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। ठीक है, वैसे काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता है। ठीक, तो गरम मसाले की यूरोप में बड़ी मांग थी, खासकर लगभग ज़्यादातर जो है यूरोप की, भारत की हर वस्तु की यूरोप में डिमांड थी, जिस वजह से ये जब 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों ने कुस्तुंतनिया पर कंट्रोल किया तो उन्होंने जो है यूरोप के रूट को ब्लॉक कर दिया। यूरोप का जो व्यापारिक मार्ग था, चूँकि इस्लाम वर्सेस ईसाई लंबे समय तक जो है धर्म युद्ध चलता रहा, दोनों के मध्य जो है लंबे समय तक यह संघर्ष चलता रहा और अंततः जो है 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने क्या किया, पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कंट्रोल कर लिया। और पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कंट्रोल होने के साथ साथ चूँकि आपने देखा था कि अरबों का कंट्रोल जो है उत्तरी अफ्रीका पर भी हो गया था, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका पर होने के कारण जो है लाल सागर पर भी उनका कंट्रोल था। लाल सागर के साथ साथ जो है जब इन्होंने जब पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कंट्रोल किया तो स्थलीय और जलीय दोनों रूट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उस समय अगर आप देखेंगे तो भारत और यूरोप के मध्य 3 व्यापारिक मार्ग थे। भारत और यूरोप के मध्य 3 व्यापारिक मार्ग थे। एक व्यापारिक मार्ग जो था वो स्थलीय था, 2 व्यापारिक मार्ग जलीय थे। ठीक, अगर आप देखेंगे, आप मैप में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पूर्वी यूरोप में एक सागर है बाल्टिक सागर, ना, पूर्वी यूरोप में एक सागर है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर से लगे हुए 3 देश हैं जिन्हें बाल्टिक राज्य कहा जाता है, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ना, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक राज्य हैं। जब यूरोपीय मर्चेंट जो होते थे वो बाल्टिक राज्य को क्रॉस करते थे। बाल्टिक राज्य को क्रॉस करने के बाद वो फिर आ जाते थे तुर्की को क्रॉस करते थे, फिर वो आ जाते थे इराक से वो क्रॉस करते थे, फिर आ जाते थे ईरान से फिर अफगानिस्तान से फिर खैबर और गोमल दर्रे से होते हुए फिर वो भारत में प्रवेश करते थे। ठीक है, ये तो स्थलीय मार्ग हो गया। अब दूसरा जलीय मार्ग देखेंगे तो जलीय मार्ग में आप देखेंगे तो यूरोपीय मर्चेंट होते थे वह अटलांटिक महासागर से होते हुए आप देखेंगे जिब्राल्टर जलसंधि को क्रॉस करते थे तो मेडिटेरियन सी में आ जाते थे, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में आ जाते थे। भूमध्य सागर से 2 रूट निकलता था ना, भूमध्य सागर से 2 रूट निकलता था, फिर वो चले जाते थे ब्लैक सी में, भूमध्य सागर से होते हुए फिर वो चले जाते थे काला सागर में, और काला सागर से होते हुए फिर वो आ जाते थे कहाँ, फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी से होते हुए फिर आ जाते थे वो इधर अरब सागर में, ना, अरब सागर में। ये पहला जलीय रूट था। दूसरा जलीय रूट जो था वो आ जाते थे भूमध्य सागर से और लाल सागर के बीच कुछ जो है स्थलीय मार्ग था ना, कुछ स्थलीय मार्ग था, कुछ दूरी तक उन्हें जो है पैदल चलना पड़ता था। ठीक, आज वर्तमान समय में आप देखेंगे तो दोनों को जोड़ने के लिए स्वेज कैनाल बनाई गई ना, स्वेज नहर बनाई गई है। ठीक, और स्वेज नहर 1859 में स्वेज नहर बनना प्रारंभ हुई थी और उसको बनने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा। तो आज जो है जो सिनाई प्रायद्वीप था जिस पर मिस्र का कंट्रोल था, तो सिनाई प्रायद्वीप को काट करके आज स्वेज नहर बना दिया गया है। तो अब सीधे जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ दिया गया है। तो वो मर्चेंट जो होते थे, व्यापारी, वो सीधे कहाँ आते थे, जिब्राल्टर जलसंधि को क्रॉस करते थे, फिर इसके बाद आ जाते थे भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से होते हुए फिर वो आ जाते थे कहाँ पे, फिर आ जाते थे वो लाल सागर में, और लाल सागर से होते हुए फिर आप देखेंगे ओमान और अदन की खाड़ी से होते हुए आ जाते थे इधर अरब सागर में। तो ये व्यापारिक रूट थे। अब जो है उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों ने यूरोप का रूट ही ब्लॉक कर दिया, यूरोप का रूट ब्लॉक कर दिया। ठीक, जब यूरोप का रूट ब्लॉक कर दिया तो अब उनको पता थी कि भारतीय वस्तुओं की यूरोप में कितना डिमांड है। अब भारतीय व्यापार पर तुर्कों का एक आधिपत्य स्थापित हो गया। अब वो भारतीय वस्तुओं को मनमाने दाम पर यूरोप में बेचने लगे ना। अब
आप देखेंगे तो पूरी रोमन साम्राज्य जो था, यहाँ पे एक शहर है वेनिस, वेनिस इटली का एक महत्वपूर्ण शहर है। वहाँ के व्यापारी जो थे, उन्होंने व्यापार में इतना लाभ कमाया था कि उन्होंने अपने यहाँ उन्होंने विद्वानों को संरक्षण दे दिया था। उन्होंने अपने यहाँ ढेर सारे विद्वानों को संरक्षण दिया था। आप एशियन हिस्ट्री में, एशियन से लेकर के मिडुअल तक देखेंगे तो भारतीय इतिहास में ऐसे ढेर सारे शासक हुए हैं जिन्होंने अपने यहाँ विद्वानों को संरक्षण दिया है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस शासक ने अपने यहाँ विद्वानों का संरक्षण दिया, इतिहास में उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। और जिस शासक ने विद्वानों की अवहेलना की, विद्या और विद्वानों की अवहेलना की, न केवल उसका पतन हुआ वरन उसके पूरे साम्राज्य का पतन हो गया। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा नंद वंश का शासक घनानंद। नंद वंश के शासक घनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके भरे दरबार से निकाल दिया था। उसने चाणक्य को नहीं निकाला, बल्कि उसने जो है अपने राज्य का उसने सर्वनाश कर दिया। अंततः जो आगे चल करके आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसने अखंड भारत की स्थापना की, मौर्य एम्पायर की स्थापना की। ठीक। और वहीं पर देखिए प्राचीन काल में गुप्त शासक विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनकी सभा में 9 विद्वान रहते थे, जिसमें स्वयं कालिदास जैसे विद्वान जो है उनके संरक्षण में थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो मध्यकाल में मुगल बादशाह अकबर, ठीक, अकबर की सभा में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिसमें आप देखेंगे तो तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना जैसे विद्वान रहते थे, अबुल फजल, फैज़ी, ठीक, ये लोग रहते थे। वहीं पर अगर आप मध्यकाल में ही देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी, उनकी सभा में 8 मंत्री हुआ करते थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के सभा में 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने देखा कि उन्होंने जो है विद्वानों को अपने यहाँ संरक्षण दे रखा था। ठीक है, उन्होंने विद्वानों को अपने यहाँ संरक्षण दे दिया था। लेकिन जब यहाँ पर तुर्कों का कंट्रोल हुआ तो ये विद्वान अपने साथ ज्ञान विज्ञान और ढेर सारे जो है ग्रंथ लेकर के पलायन कर गए। कहाँ पे पलायन कर गए? वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य में। नहीं, जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य में आ गए तो धीरे धीरे पश्चिमी रोमन साम्राज्य मतलब यूरोप का जो क्षेत्र था, अब यूरोप में धीरे धीरे जो है यूरोप में इस समय चर्च व्यवस्था कायम थी। चर्च व्यवस्था जो है अपने चरम पर थी यूरोप में। और चर्च का इस कदर प्रभाव था कि अगर चर्च के खिलाफ कोई जाता था तो वह समझ लीजिएगा मैं अपने मृत्यु को दावत दे रहा है ना, अपने मौत को वह दावत दे रहा है। यानी कि उस समय जो है यूरोप में चर्च व्यवस्था इस कदर हावी हो गई थी। ठीक। तो फाइनली आप देखेंगे तो जब वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य में आए तो उन्होंने जो है ज्ञान विज्ञान का धीरे धीरे प्रसार करना शुरू कर दिया। ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना शुरू कर दिया और देखते देखते आप देखेंगे यूरोप में पुनर्जागरण का दौर प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण न, यानी कि मध्यकाल का अगर आप देखेंगे तो मध्यकाल का दौर जो था एक तरीके से सुसुप्ता का दौर था ना, सुसुप्ता काल का दौर था। मध्यकाल में कोई खास परिवर्तन, कोई खास बदलाव, कोई खास नए आविष्कार नहीं हुए थे। ठीक। जिस वजह से आप देखिए इसे क्या कहा गया है? पुनर्जागरण कहा गया है ना, पुनर्जागरण यानी कि पुनः से फिर से जागृत होना, पुनर्जागरण कहा गया। और धीरे धीरे यूरोप में लोग तार्किक होने लगे, लोग शिक्षित होने लगे ना, तार्किक होने लगे। अब लोग जो है डिबेट करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, क्या वास्तव में ये सही है क्या कि नहीं है। यूरोप में हजारों वर्षों तक यह मान्यता, यह परिकल्पना जो है प्रचलित रही कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य जो है उसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, यह परिकल्पना जो है यूरोप में हजारों वर्षों तक प्रचलित रही। और जिसने भी कोपरनिकस जैसे कई विद्वान जो है उन्होंने इसे बदलने का प्रयास किया। कुछ विद्वान जिन्होंने साहस किया उनको चर्च व्यवस्था ने मृत्युदंड दिया और कुछ वैज्ञानिक ने डर के मारे साहस ही नहीं किया कि वो अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत करे। ठीक। अंततः बाद में जो है यह व्यवस्था यह सिद्ध हुआ कि नहीं, ब्रह्मांड का केंद्र जो है, ठीक, सौरमंडल का केंद्र जो है वो सूर्य है और सारे ग्रह जो हैं पृथ्वी वगैरह उसके चारों तरफ क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं। ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरोप में पुनर्जागरण का दौर प्रारंभ हुआ और यूरोप में नए नए आविष्कार होने लगे। आप देखेंगे तो धीरे धीरे कंपास की खोज होने लगी। हालांकि कंपास की खोज जो हुई थी वो चीन में हुई थी। चीन अगर आप देखेंगे
तो वैज्ञानिक क्षेत्र में मध्यकाल में भी चीन बहुत आगे था। मध्यकाल में भी चीन बहुत आगे था। आप देखेंगे तो चीन में ही कंपास की खोज हुई, चीन में ही आप देखेंगे तो फिर कागज़ का आविष्कार हुआ, चीन में ही सबसे पहले जो है अगर आप देखेंगे तो सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन प्रारंभ हुआ। तो चीन बहुत आगे था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पिछड़ गया, क्योंकि ऐसी उनकी मान्यता थी कि जिब्राल्टर के पश्चिम में नरक का द्वार है। जिब्राल्टर के पश्चिम में नरक का द्वार है। जिस तरीके से भारत में यह परिकल्पना जो है प्रचलित थी कि जिस जगह पर जो है काले हिरण विचरण नहीं कर सकते हैं, मुंज मतलब मोथा, मुंज उग नहीं सकता है, उधर देखना एक तरीके से क्या है, अपवित्र है, या यूँ कह सकते हैं कि उधर पश्चिम की तरफ जाना क्या है, वह एक तरीके से अशुभ माना जाता है। ठीक, ये भारत में परिकल्पना थी। और वहीं देखेंगे तो अरब के तुर्कों ने जो है पूरा जो है वैश्विक स्तर पर पहली बार दुनिया में अगर किसी ने ग्लोबल एम्पायर कायम किया तो वो इस्लाम था। अब इसके बाद यूरोप में जब पुनर्जागरण का दौर प्रारंभ हुआ तो लोग धीरे धीरे जागृत हुए। और इसके पुनर्जागरण में यूरोप के 2 देश सबसे पहले थे, एक पुर्तगाल था और दूसरा स्पेन था। पुर्तगाल और स्पेन। अब जो है उन्होंने कहा, यूरोपियों ने कहा कि अगर वास्तव में पृथ्वी गोल है तो हम भारत के लिए किसी दूसरे वैकल्पिक मार्ग की तलाश करेंगे। भारत के लिए हम वैकल्पिक मार्ग की तलाश करेंगे। और इसमें सबसे पहले कौन आए? इसमें सबसे पहले आता है यूरोप के 2 देश थे, एक पुर्तगाल और दूसरा स्पेन। ठीक, पुर्तगाल का राजा था हेनरी, जिसकी उपाधि थी नेविगेटर, और स्पेन की महारानी थी इसाबेला, जिन्होंने अपने यहाँ नाविकों को जो है उन्होंने मोटिवेट किया, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। और ये नाविक जो थे मर्चेंट्स, उन्होंने अपनी जहाज़ें लेकर के अटलांटिक महासागर में उतर गए और इन्होंने दुनिया के नए क्षेत्रों की खोज की। इसी संदर्भ में देखेंगे तो आगे चल करके पुर्तगाल का व्यक्ति था जिसका नाम था पेड्रोल ब्रेज का जॉन मिल्टन हॉल। ठीक, सॉरी जॉन मिल्टन हॉल नहीं है, जिसका नाम है आप देखेंगे तो बार्थोलोमेव डियाज है। बार्थोलोमेव डियाज 1484-85 ईस्वी में वह निकलता है। आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए आप देखेंगे तो मान लीजिए जो है आपका ये यूरोप है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका यूरोप है। और फिर इधर देखेंगे तो ये मान लीजिए आपका है ये अफ्रीका, इधर मान लीजिए ये आपका है अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका है। और यहाँ से निकलता है मान लीजिए ये पेड्रोल ब्रेज कैब्रल। यहाँ से देखेंगे तो पुर्तगाल का एक व्यक्ति निकलता है, यहाँ तक पहुँचता है अफ्रीका के सुदूर दक्षिण तक आता है। और यहाँ पर देखता है कि पूरा का पूरा जो है घना कोहरा जो है छाया हुआ था। उसने इसका नाम दिया बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ उडहोपिया आशा अंतरिम नाम दिया। और यहीं से फिर ये वापस लौट गया ना। जो पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी था, उसे नेविगेटर की उपमा उसे प्रदान की गई थी, प्राप्त थी। और वह समुद्री खोजों में बड़ी दिलचस्पी रखता था। और फलस्वरूप उसने अफ्रीका के कोस्टल तटों का उसने मैप तैयार कर रखा था। उसी मैप के सहारे जो है बार्थोलोमेव डियाज ने अफ्रीका के सुदूर दक्षिण तक पहुंचा। उसका नाम उसने दिया केप ऑफ उडहोपिया आशा अंतरिम। इसी समय अगर आप देखेंगे तो आगे चल करके स्पेन का एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था आप देखेंगे कोलंबस था। वो भी भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन गलती से वह जो है अटलांटिक महासागर को क्रॉस कर गया।